हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का सेकेंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके फाइनल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को ही ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया है। और आज के इस वीडियो में जो कि इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 40। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कई दफ़ा इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं, इस सीरीज़ के, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के जितने भी वीडियो आपको आपके चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वो सारे वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? आपातकाल की घोषणा कब की थी? हमें बताना है कि इंदिरा गांधी जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको मालूम ही है, तो उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कब की थी? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ओ 18 मई 1975, ऑप्शन बी 5 जुलाई 1975, ऑप्शन 25 जून 1975 और ऑप्शन डी 10 अगस्त 1975। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब यानी कि 5 जुलाई 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट्स आपका पूछ रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? 50% आरक्षण दिया सबसे पहले किस राज्य ने दिया था? और आपके ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन ओ बिहार, ऑप्शन ब पश्चिम बंगाल, ऑप्शन स महाराष्ट्र एंड ऑप्शन ड में है तमिलनाडु। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण यानी कि 50% रिजर्वेशन दिया था? तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन अ बिहार, यानी कि बिहार ही वो पहला राज्य था जिसने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछ रहा है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ओ उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, ऑप्शन ब में है बिहार और झारखंड, ऑप्शन स गुजरात और ऑप्शन ड में है दक्षिण भारत। आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओ यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा। कि भारतीय किसान यूनियन में जो किसान थे वो कहाँ का संगठन था, वो कहाँ के किसानों का संगठन था? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका है कि गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ओ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ब चीन, ऑप्शन नंबर स पुर्तगाल और ऑप्शन नंबर द में है रूस। आपको बताना है कि गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है
कि उस पर किस विदेशी राज्य का शासन था, यानी कि किस विदेशी राज्य के कब्जे में पहले गोवा था। तो आपके ऑप्शंस भी आपको दिए गए, तो आप याद रखें स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 यानी कि पुर्तगाल, यानी गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था, पुर्तगाल का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। और ऑप्शन अ में आपका है झारखंड, ऑप्शन ब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 100 महाराष्ट्र एंड ऑप्शन द में है आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना का आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित था। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद रखें। इस वीडियो को लगातार बार बार देखते रहें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं और आपके नज़रों से जब ये क्वेश्चंस बार बार गुजरेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स हैं, नेशनल कांग्रेस किस राज्य से संबंधित, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आपका एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, किस राज्य संबंधित लिखा गया है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन अ बिहार, ऑप्शन ब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 100 जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 जम्मू कश्मीर, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का संबंध किस राज्य से है, जम्मू कश्मीर से है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन अ अमेरिका, ऑप्शन ब चीन, ऑप्शन 100 फ्रांस एंड ऑप्शन द में है सोवियत संघ। और आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ यानी कि अमेरिका। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। और आपका ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन अ कोसिजन, ऑप्शन अ कोसिजन, ऑप्शन ब मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन 100 में है स्टेलिन और ऑप्शन द है बुल्गानिन। तो इसमें आपको बताना है स्टूडेंट्स कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम यानी कि आखिरी लास्ट राष्ट्रपति थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टूडेंट्स आपका पूछ रहा है, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन अ अमेरिका, ऑप्शन ब भारत, ऑप्शन 100 में रूस और ऑप्शन द में है अफगान। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो किस देश में हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ अमेरिका, यानी कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। आप इसे ज़रूर याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। यानी कि ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है। और आपके ऑप्शंस को हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध और ऑप्शन 100 अलकायदा और ऑप्शन 2 में है कारगिल युद्ध। ये चार ऑप्शंस आपके सामने और आपको बताना है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म
का संबंध किससे था, किससे था? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म का जो संबंध था वो प्रथम खाड़ी युद्ध से था। आप इसे याद रखें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन अ फ्रांस, ऑप्शन ब चीन, ऑप्शन स रूस और ऑप्शन द में है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि वो कौन सा देश था जिसने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा की थी और इराक पर आक्रमण भी किया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने ही 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट्स कह रहे हैं आपका कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य, सार्क का मेंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब मालदीव, ऑप्शन स चीन और ऑप्शन द में है भूटान। और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य, सार्क का मेंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 यानी कि चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 100 चीन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में स्टूडेंट्स आपका कह रहा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य कितने हैं? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अ 7, ऑप्शन ब में है 8, ऑप्शन 9 और ऑप्शन द में है 10। आपको बताने हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द 10, यानी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 अस्थायी सदस्य वहाँ हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन अ 12, ऑप्शन ब 14, ऑप्शन 15 और ऑप्शन द में है 18। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 यानी कि 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, संवेद लिखा गया है। आपको इसे संवेद नहीं पढ़ना है, संबंध। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा से। यहाँ पे भी आपका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसे पढ़ें मानव अधिकारों की रक्षा से। ऑप्शन ब आतंकवाद से, ऑप्शन स नक्सलवाद से या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अ मानव अधिकारों की रक्षा से, यानी कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स से ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है, रिश्ता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस समस्या से
किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब बांग्लादेश, ऑप्शन 100 में है आपका मालदीव और ऑप्शन द पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो आप याद रखें सबसे ज़्यादा खतरा किसे है, तो ऑप्शन 100 मालदीव को, सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव को है। तो आप इसे याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? कौन तत्व है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शंस स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ऑप्शन अ शक्ति संतुलन, ऑप्शन ब गठबंधन बनाना, ऑप्शन 100 में है सामूहिक सुरक्षा और ऑप्शन द सभी। तो आपको बताना है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का जो संबंध है वो इनमें कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं, इसका तत्व कौन है? तो आप याद रखें स्टूडेंट्स 37 क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सभी, क्योंकि परंपरागत सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना भी है और सामूहिक सुरक्षा भी है। यानी कि ये तीनों जो तत्व हैं वो परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। यानी इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सभी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 में आपका कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट मीटिंग जो उसकी हुई थी, फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी, वो किस देश में हुई थी? और आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन अ ब्राज़ील, ऑप्शन ब भारत, ऑप्शन 100 पाकिस्तान और ऑप्शन द में है केन्या। और आपको बताना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक, प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन द यानी कि ऑप्शन अ ब्राज़ील में, ऑप्शन अ ब्राज़ील में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, ऑप्शन अ ब्राज़ील। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 आपका कह रहा है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन अ निर्धन, ऑप्शन ब उद्योगपति, ऑप्शन 100 पूंजीपति और ऑप्शन द में है कोई नहीं। आपको बताना है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित यानी कि वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? निर्धन पर, उद्योगपति पर, पूंजीपति पर या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन अ निर्धन, ऑप्शन अ निर्धन यानी कि वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? निर्धन पर पड़ा था। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समूहित करता है? यहाँ पर भी एक आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसे इग्नोर करें। भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समूहित करता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आर्थिक, ऑप्शन ब सामाजिक, ऑप्शन 100 में है सांस्कृतिक और ऑप्शन द राजनीतिक। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये भूमंडलीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन, वो किस एरिया को समूहित करता है यानी कि अपने अंदर लेता है, अपने अंदर शामिल करता है, इंक्लूड करता है। तो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जिसे ये अपने अंदर सामूहिक करता है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ यानी कि आर्थिक क्षेत्र को, इकोनॉमिक एरिया को ये अपने अंदर समूहित करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्पेशली आपके इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन 2021 को ही ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया था।
तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।